हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, आपको पता है कि हमारी इग्नो की सीरीज चली हुई है। एग्ज़ाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके प्रीवियस ईयर बेस को टारगेट रख के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होती है। लास्ट मिनट आपकी रिवीजन के लिए है कि जब लास्ट में एक दिन बच जाता है उस टाइम आप क्या रिवाइज करके जाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इन टॉपिक को ज़रूर देख के जाना और काफ़ी हेल्प होगी आपकी इसके लिए, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है IBU 05 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह। तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक टोटल कॉस्ट अप्रोच हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना लॉजिस्टिक नहीं होता है। सही समय पर, सही जगह पर, सही कंडीशन में और मिनिमम टोटल कॉस्ट पर माल पहुंचाना, मतलब कम से कम खर्चे पर पहुंचाना, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या कहती है कि इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं बचाना है बल्कि पूरे सिस्टम की कॉस्ट, जैसे इनवॉइसिंग पर भी, स्टोरेज पर, ट्रांसपोर्ट पर, पैकिंग पर, तो इन सबको मिलाकर हमें क्या करना है, खर्चा बचाना है और साथ में मिलकर काम करना है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस, ठीक है, करना। इसके बाद अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो जैसे आपकी दिल्ली में फ़ोन बनाने की फैक्ट्री है और मुंबई माल भेजना है, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब एक ऑप्शन हमारे पास कि किराया सस्ता लगेगा, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, पर माल पहुंचाने में 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 5 दिन में क्या होगा, आपका जो कैपिटल ब्लॉक रहेगा और गोदाम का खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हाई इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं। 5 दिन तक कोई काम ही नहीं होएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम एयर फ्लाइट से ले ले, ये किराया महंगा लगेगा पर माल 4 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वेयर हाउसिंग नहीं चाहिए और कस्टमर को इंस्टेंटली फ़ोन मिल जाएगा। और लॉजिस्टिक इन्हीं दोनों के बीच परफेक्ट बैलेंस करता है, ठीक है। कि हमें उस टाइम पे ये नहीं देखना है कि ज़्यादा हमारा किस में किराया भाड़ा लग रहा है, हमें ये देखना है कि उसके पीछे हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। इसके बाद आते हैं लीनियर लाइनर शिपिंग वर्सेस चार्टर शिपिंग, ठीक है। इसमें लाइनर शिपिंग में क्या आता है कि ये वो जहाज होते हैं जो एक फिक्स रूट, फिक्स टाइम टेबल और फिक्स किराए पर चलते हैं, बिल्कुल हमारी लोकल बस या मेट्रो नेटवर्क की तरह, ठीक है। और चार्टर शिपिंग क्या होती है, ये वो जहाज होते हैं जिनका कोई फिक्स रूट या टाइम नहीं होता और इन्हें पूरे का पूरा रेंट हायर पर लिया जाता है और एक स्पेसिफिक जो हमारा होता है वो इस या टाइम की के लिए ये एक प्राइवेट टैक्सी की तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल सा ये हमारा सामान को लाने ले जाने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चले कि हमारी ट्रेन और बसेस वगैरह पे अगर हम पहले बुक कर देते हैं उसमें हमारा खर्चा कम आता है, ठीक है। तो हम उसमें टिकट भी फिक्स होते हैं कि इतने रुपए की टिकट लगेगी, इस टाइम पे बस चलेगी, इस टाइम पे ट्रेन चलेगी। चार्टर शिपिंग में क्या आता है, जैसे एग्जाम्पल कि हम कोई टैक्सी करके हायर करके जा रहे हैं, हमें टाइम नहीं पता हमें किस टाइम जाना, किसी भी टाइम हम टैक्सी करके निकल रहे हैं और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेके चले तो लाइनर शिपिंग में आता है कि ग्लोबल ब्रांड्स जैसे जारा है, अमेजोन है, को हर महीने 20 से 30 कंटेनर कपड़े या गैजेट्स क्या करते हैं, इंडिया से यूरोप भेजने होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि मार्स के MSC जैसी बड़ी शिपिंग लाइन्स में रेगुलर स्पेस बुक कर लेते हैं कि उन्हें पता है रेगुलर चाहिए तो उनका एक स्पेस बुक रहता है ऑलरेडी। चार्टर शिपिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रशिया से लाखों टन क्या करता है, कच्चा तेल लेके आता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ इंपोर्ट करना है, वो इंडिविजुअल स्लॉट्स नहीं लेंगे बल्कि पूरे का पूरा ऑयल टैंकर शिप या क्या कर देंगे, बल्क में कैरियर हायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चार्टर शिपिंग होगी हमारी। फिर एक टॉपिक आता है हमारा बिल ऑफ लैडिंग, BL इट्स कोर फंक्शन। तो BL हमारा क्या कहता है कि ये शिपिंग कंपनी द्वारा दिए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स है। जब माल जहाज पर लोड हो जाता है तो इसके 3 बड़े काम होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकंड एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। तो जो रिसिप्ट ऑफ गुड्स होता है उसमें प्रूफ है कि शिपिंग लाइन ने माल परफेक्ट कंडीशन में रिसीव कर लिया है और शिपर और शिपिंग लाइन के बीच के सारे रूल्स और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का सबूत है। ये हमारा क्या हो गया, एविडेंस हो गया। डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाएगा, सबसे ज़रूरी है ये माल का मालिकाना हक, जहाँ पे ओनरशिप मिलती है, ठीक है। जिसके पास ओरिजिनल जो BL होगा हमारा बिल ऑफ लैडिंग, तो वो हमारा क्या होगा कि पोर्ट पर माल उसी को मिलेगा जिसके पास ये बिल होगा, ठीक है।
जैसे अपना चाइना के एक सप्लायर से 500 लैपटॉप खरीदे आपने, ठीक है। सप्लायर ने माल जहाज पर चढ़ाया और शिपिंग लाइन ने उसे बिल ऑफ लैंडिंग दे दिया, और जब आप तक पहुंचा, मतलब चाइना के सप्लायर को पूरे पैसे बैंक से ट्रांसफ़र नहीं कर देते जब तक आपको वो ओरिजिनल बिल नहीं देगा, ठीक है। तो कुरियर नहीं करेगा जब तक आपके हाथ में वो कागज नहीं आएगा। आप मुंबई पोर्ट से लैपटॉप नहीं छुड़वा सकते, या माल की रजिस्ट्री की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंटेनराइजेशन, एफसीएल एंड एलसीएल। कंटेनराइजेशन में क्या आता है कि माल को खुले में भेजने के बजाय बड़े और सुरक्षित लोहे के डब्बों में, कंटेनर जैसे 20 फीट के, 40 फीट के में पैक करके भेजना कंटेनराइजेशन कहलाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है हमारी, एफसीएल फुल कंटेनर लोड, एलसीएल लेस देन कंटेनर लोड। ये जब एक ही एक्सपोर्टर का माल इतना ज़्यादा हो कि पूरा कंटेनर अकेला उसी के माल से भर जाए तो वो फुल हो जाएगा। और लेस में क्या होगा, जब छोटे छोटे ट्रेडर्स का माल मिलाकर एक सिंगल कंटेनर में शेयर करके भेजा जाता है तो वो एलसीएल होगा, ठीक है। जैसे एफसीएल केस, आपकी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है और आप 10,000 डेनिम जींस न्यूयॉर्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपका माल इतना ज़्यादा है कि पूरा 20 फुट का कंटेनर अकेले आपके माल से क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा। और एलसीएल में जिसमें लेस देन कंटेनर होते हैं, उसमें एक छोटा हैंडीक्राफ्ट व्यापारी सिर्फ 50 प्रीमियम रग्स भेज रहा है, उसके लिए पूरा कंटेनर बुक करना बहुत महंगा पड़ेगा। लॉजिस्टिक कंपनी उसके रग्स को 5 और अलग अलग ट्रेडर के माल के साथ एक ही कंटेनर में पैक कर देगी, और एग्जैक्टली लाइक उबर और पुल राइड की तरह, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंटेनराइजेशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आईसीडी, मतलब इनलैंड एंड कंटेनर डिपोट वर्सेस सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इसमें लोकेशन है हमारी, एक फीचर दे रखा है, और हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो दे रखा है ड्राई पोर्ट के लिए, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सीएफएस। तो लोकेशन कहते हैं कि समुद्र तट से दूर देश के अंदरूनी शहरों में, ठीक है, जो हिंटरलैंड्स में होता है जैसे दिल्ली, जयपुर। और ये जो होता है हमारा हमेशा किस में होता है, मेन गेटवे, जैसे क्या होता है हमारा मैरीटाइम, मरीटाइम होता है पोर्ट के पास, और ये हमारा जो विकनिटी होता है में बनाया जाता है, ठीक है। मेन रूल है, ये एक इंडिपेंडेंट हब है जहाँ कस्टम क्लियरेंस, स्टोरेज और सारी जो भी है हमारी पोर्ट एक्टिविटी सारी इसी में होती है। और इसका मेन काम क्या होता है, एलसीएल कार्गो को इकट्ठा करके जो भी हमारी कंटेनर में भरा, मतलब जो भी स्टफिंग की है या खाली करना होता है वो सब इसमें आता है, ठीक है। जैसे आईसीडी आपका बिजनेस जयपुर में है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लंदन माल भेजना है, और आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए मुंबई भागने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जयपुर के जो आईसीडी है, ठीक है, कनकपुरा जाएंगे, वहाँ कस्टम ऑफिसर चेक करेंगे कि चेक करके कंटेनर सील कर देगा, और वहाँ से ट्रेन के जरिए वो सीधे मुंबई पोर्ट पर जहाज पर चढ़ जाएगा, ठीक है। और सीएफएस में आएगा हमारा जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, वो क्या काम करेगा, जैसे पुणे का एक छोटा सा ट्रेडर खुला माल मुंबई पोर्ट भेजता है, ठीक है, तो पोर्ट के पास बने जो सीएफएस में उसके माल को बाकी ट्रेडर्स के माल के साथ एक कंटेनर में असेंबल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सीएफएस हो गया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गाइस, मल्टी मॉडलिज्म वर्सेस इंटर मॉडलिज्म, ठीक है। तो मल्टी मॉडलिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मल्टी मॉडलिज्म ट्रांसपोर्ट माल को भेजने के लिए मल्टीपल मोड्स जैसे रोड हुआ, रेल, ओशियन यूज़ होंगे, पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही कंपनी सिंगल कैरियर के साथ है होगा, और एक ही जो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल ऑफ लैंडिंग मिलेगा, वो क्या होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एक कंपनी की है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई रोड की और किसी को दे दी, रेल की किसी और को दे दी, ओशन की किसी और को दे दी, नहीं, हम सिर्फ एक कंपनी के उसकी हेडक है बाकी सारी। और इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट में क्या आता है कि यहाँ भी मल्टीपल मोड्स यूज़ होते हैं, पर शिपर को हर लेग के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रक वाले से अलग, ट्रेन वाले से अलग, और शिपिंग लाइन से अलग, ठीक है। ये इंटरमोडल में आ जाता है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है यही सही है कि हम एक करते हो, बाकी हेडक उसी की होती है। जैसे मल्टी मॉडल में आपने डीएचएल को पकड़ा और कहा कि माल दिल्ली से टोक्यो पहुंचाना है, अब जो डीएचएल है खुद ट्रक चाहिए, ट्रेन में जो है हमारा रखे या जहाज में भेजे, वो उनकी हेडक है। लेकिन रास्ते में जो माल खराब हुआ तो आप सिर्फ डीएचएल को पकड़ेंगे, ठीक है।
और इंटरमोडल में क्या होगा कि आप खुद पहले दिल्ली को एक लोकल ट्रांसपोर्ट के पैसे देकर माल को मुंद्रा पोर्ट पे भिजवाते हैं। फिर वहाँ से क्या होगा, शिपिंग लाइन से अलग डील करते हैं। अगर रास्ते में जो डैमेज हुआ है तो शिपिंग लाइन ट्रक वाले पर और ट्रक वाला शिपिंग लाइन पर ब्लेम डालेगा। ऐसे एक दूसरे पर ब्लेम डालते रहते हैं और उसका कुछ नहीं होता। इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉन्डेड एंड वेयर हाउसेज। जो बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं ये कस्टम्स अथॉरिटीज़ द्वारा अप्रूव्ड ऐसे सिक्योर गोदाम होते हैं जहां इंपोर्टेड माल को बिना इंपोर्ट ड्यूटी के कस्टम टैक्स चुकाए स्टोर किया जा सकता है। टैक्स तभी देना पड़ता है जब माल वहां से लोकल मार्केट में बेचने के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट कोर का आ जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बॉन्डेड वेयर हाउसेज क्या होते हैं हमारे, कि भाई जो भी हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कि ये जो कस्टम अथॉरिटीज़ द्वारा अप्रूव्ड ऐसे सिक्योर मतलब गोदाम होते हैं जहां इंपोर्टेड माल को बिना इंपोर्ट ड्यूटी के कस्टम टैक्स के चुकाए स्टोर किया जा सकता है। और टैक्स तभी देना पड़ता है जब माल वहां से लोकल मार्केट में बेचने के लिए निकल जाता है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में एक इंडियन कार है जो डीलर ने जर्मनी से 50 लग्जरी स्पोर्ट्स कार इंपोर्ट किए और जो इंडिया पहुंचते ही गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कस्टम्स ड्यूटी मांग ली। ठीक है, तो डीलर के पास अभी उतना कैश नहीं है और अभी सारे बायर्स भी फिक्स नहीं है, तो डीलर उन कार्स को बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रखवा देगा। अगले महीने जब उसकी 2 कार बिकेगी वो सिर्फ उन 2 कार की ड्यूटी चुकाएगा और उन्हें शोरूम ले जाएगा। बाकी जो 48 कार वहाँ बिना ड्यूटी दिए सेफ खड़ी रहेगी, जिससे उसका कैश फ्लो ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट हाई वैल्यू लो वॉल्यूम गुड्स। गाइस आई होप आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, बताया करो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं, सिर्फ देखो, क्योंकि देखने वाले बच्चे हज़ारों में हैं और कमेंट करने वाले बच्चे बहुत कम हैं। ठीक है, तो अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। और एक आपके लाइक और एक उससे आपका कुछ नहीं जाता। आप एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट करोगे, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। उससे मुझे क्या, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, मतलब कि मैं उसमें और अच्छे से मेहनत कर पाऊँगी, आपके लिए और अच्छा कंटेंट ले पाऊँगी और आगे ऐसे ही कंटिन्यू आपकी पढ़ाई को हम क्या कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सच में आप थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल रहा है, अगर मेरी पढ़ाई हुए में से एग्ज़ाम में आ रहा है, तो प्लीज़ आके मुझे ज़रूर बताया करो कि इतने % एग्ज़ाम में आया है और ये चीज़ आपने समझाई तो मेरी हेल्प हुई। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट हाई वैल्यू लो वॉल्यूम गुड्स। तो इसमें है कि एयर जो फ्रेट इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सबसे एक्सपेंसिव मोड होता है। ठीक है, भाई बाय एयर अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो तो महंगा ही होता है। अगर हम नॉर्मली भी बाय एयर जाते हैं तो सबसे महंगा पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज स्ट्रिक्टली उन्हीं गुड्स के लिए किया जाता है जिनका वेट वॉल्यूम कम हो पर उनकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत हाई हो। ठीक है, मतलब वैसे तो वो वेट तो उसका कम है, सॉरी, लेकिन जो वैल्यू है जैसे गोल्ड हुआ, ठीक है, डायमंड हुए और चीज़ें, तो इनको हम ट्रकों वगैरह में थोड़ी ना भेजेंगे, तो इनको हम ऐसे बाई एयर भेजते हैं, एयर फ्रेट से, ताकि वो सेफ रहे क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा है और उनका वेट और वॉल्यूम कम है। ठीक है, या जो बहुत जल्दी ख़राब हो सके, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पेरिएबल गुड्स होती है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है तो उसको टाइम से पहुँचाना होता है, तो ये हमारी जो होती है अर्जेंट डेडलाइन वाले होते हैं, इनको इसी में पहुँचा सकते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे सी फ्रेट लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम, अगर इंडिया से अफ्रीका 50,000 टन कोयला और जो हमारा सीमेंट या लोहा भेजना है तो हमेशा जो समुंदर से जाएगा, क्योंकि एयर फ्रेट का बड़ा ही उनका भाड़ा ही सॉरी बड़ा नहीं सॉरी भाड़ा ही उनका जो है कीमत से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें, ये ऐसी हैवी चीज़ें कोयला वगैरह ये बाई एयर थोड़ी ना भेजेंगे, ये तो इसी समुद्र के भेजना पड़ेगा, शिप के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो एयर फ्रेट में हम क्या चीज़ें भेजेंगे, जैसे एप्पल को नया आईफोन पूरी दुनिया में लॉन्च के दिन पहुंचाना है, और या सीरम इंस्टीट्यूट को जो हमारे टेम्परेचर कंट्रोल इमरजेंसी वैक्सीन भेजनी है, या सूरत से बहुत कीमती पॉलिश्ड हीरे डायमंड एक्सपोर्ट करने हैं, या टाइम से और सिक्योरिटी
क्रिटिकल है, लेकिन इसलिए इसको किस लिए भेजा जाता है, किस पे, एयर के थ्रू भेजा जाता है, बाय एयर ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। तो और ये एयर के थ्रू ही परफेक्ट रहेगा। तो भाई नेक्स्ट है हमारा ये मरी टाइम फ्रॉड और द रोल ऑफ आईएमबी। तो मरी टाइम फ्रॉड क्या होता है हमारा, इसमें आता है इंटरनेशनल ट्रेड में जब कोई पार्टी एक्सपोर्टर इंपोर्टर या शिप ओनर मतलब जो हमारे जो ढाबा वगैरह होते हैं कमाने के लिए झूठ बोलते हैं और जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, जहाज को जानबूझकर डुबा देना, तो इंश्योरेंस के लिए ये हमारा किस में आता है, फ्रॉड में आता है, ठीक है। जो मरीन टाइम फ्रॉड होता है वो इससे होता है, ठीक है। तो आईएमबी इंटरनेशनल जो मरीटाइम ब्यूरो होता है वो क्या होता है कि ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। और ये जो होते हैं मरीटाइम क्राइम जो हमारी होती है, जो पीएफसी और कमर्शियल जो फ्रॉड होते हैं के खिलाफ पूरी दुनिया में पुलिस या हमारी जो वॉचडॉग की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये होता है ब्यूरो होता है। जैसे एक फ्रॉड एक्सपोर्टर ने बॉक्सेस में क्या किया, जो भी हमारा जो खर्चा और जो कचरा और जो भी पत्थर वगैरह थे भरे थे, वो क्या कर दिया, जो मतलब एक बॉक्स में कचरा भी भर दिया और पत्थर भी भर दिए, ठीक है। पेपर्स वगैरह पे लिख दिया कि भाई इधर ये कचरा इधर पत्थर है, कि प्रीमियम एलईडी टीवीज, और उसने शिपिंग एजेंट के साथ मिलकर एक फेक क्लीन बिल ऑफ जो हमारा लैंडिंग बनवा लिया। उससे क्या हुआ कि उसने वो पेपर बैंक में दिखाया और लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी के थ्रू पैसे निकाल लिए। जब तक जहाज रियल बायर तक पहुंचा और एक्सपोर्टर कंपनी बंद करके गायब हो चुका था, तो आईएमबी ऐसे ही फेक शिपिंग लाइंस और जो हमारे होते हैं फोर्ड पेपर्स के जो भी डाटाबेस को चेक करके बैंक को पहले ही अलर्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे काम बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, मतलब ज़बरदस्ती कई बार इंश्योरेंस लेने के लिए भी फ्रॉड करते हैं, ठीक है। कि गाड़ी का टाइम पूरा होने वाला है, जैसे 10 साल की उसकी वो है, तो 10 साल 20 साल वो पूरा होने वाला है, 1 साल बचा है, तो गाड़ी को ज़बरदस्ती मतलब जला देते हैं या कहीं खाई वगैरह से डाल देते हैं ज़बरदस्ती, ताकि उनको इंश्योरेंस मिल जाए। ऐसे कुछ लोग इसमें भी होते हैं कि फेक बिल वगैरह बनवा के पास करा देते हैं और ऐसे डब्बे भेज देंगे, बाहर लिख देंगे कि इसमें ये था, और फिर वो फ्रॉड कर देते हैं, उसके थ्रू पैसा ऐंठ लेते हैं फिर। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए ये ब्यूरो बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है इनकोटर्म एंड इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। जो इनकोटर्म होती है आईसीसी द्वारा बनाए गए रूल्स हैं जो ये तय करते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान ट्रांसपोर्ट का खर्चा कॉस्ट कौन उठाएगा, और अगर माल रास्ते में चोरी या खराब हो जाए तो नुकसान जो होगा वो किसका होगा, ठीक है। जैसे एफओबी है फ्री ऑन बोर्ड मुद्रा। तो ये जैसे लंदन के जो बायर्स ने आपके साथ एफओबी मुद्रा पर डील की, इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि माल को सुरक्षित मुद्रा पोर्ट पर जहाज के ऊपर चढ़ा दो, और जहाज पर चढ़ते ही आपका रिस्क ख़त्म। अगर समुंदर में जहाज डूबा तो लॉस लंदन बायर का होगा और इंश्योरेंस भी वही करवाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, फ्री ऑफ बोर्ड। और सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट में क्या आता है हमारा, लंदन अगर डील सीआईएफ लंदन हुई है तो इंडिया के एक्सपोर्टर यानी आपको लंदन पोर्ट तक का जहाज का किराया भी देना पड़ेगा, और रास्ते के रिस्क का जो मरीन इंश्योरेंस भी मतलब होता है, तो अपने पैसों से करवा कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किस में आता है, हमारा सीआईएफ में आता है, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे। अगर आप बोलोगे मैं और टॉपिक लेके आऊँ, कुछ और इम्पोर्टेंट लेके आऊँ, पार्ट 2 लेके आऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे बताना। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर एक बार समझ ना आए तो 2 बार देख लेना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम अच्छे से करके आना, ध्यान से करके आना, रिलैक्स माइंड से करके आना। घर की कोई भी टेंशन, उस टेंशन को घर पे ही छोड़ के जाना, और रिलैक्स माइंड से पेपर अटेम्प्ट करके आना। कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाना, बस आप और एग्ज़ाम, बस आपको ये 2 चीज़ें दिखनी चाहिए और कुछ भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि टेंशन प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में चलती रहती है। तो आपको उस टाइम पे कुछ नहीं सोचना, अच्छे से अपना पेपर रिलैक्स माइंड से सोल्व करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।